नोन एज रीजनरेटेड फाइबर, कपास, नायलॉन, रेयॉन और फिर आपका ऊन है। आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि अगर हम रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर की बात करें, किसकी बात करें? रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर की बात करें, तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो रेशा है वो 19वीं सदी में बना था और वो रीजनरेटेड था। उसका नाम क्या था? रेयॉन था। और रेयॉन को ही हम आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि कृत्रिम रेशम या नकली रेशम के नाम से भी जानते हैं। और हमें ये भी याद है कि इनके फादर यानी कि जो आपका रेयॉन है, इसके फादर का नाम क्या है? तो काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को क्या किया जाता है? फादर ऑफ रेयॉन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपके पास क्या था? बी था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पहले का आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया यानी कि रेयॉन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करिएगा। देखिए ये जो आपको मानव पारिस्थितिकी से जितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, ये आपके एनसीईआरटी के। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि होम साइंस का नाम अब जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं या फिर जो आपकी किताबें चलती हैं उसमें चेंज कर दिया गया। मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान है ना, फैमिली साइंस, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस हो गया। तो ये जहाँ पे आपको ह्यूमन इकोलॉजी दिखेगी या मानव पारिस्थितिकी दिखेगा, वहाँ पे आप थोड़ा सा उसको अलग से समझने की कोशिश करिएगा। कहा गया मानव पारिस्थितिकी में अनुकूलन का क्या अर्थ है? इन ह्यूमन इकोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन रिफर्स टू पर्यावरण के बिना जीवन, मानव का पर्यावरण से समायोजन, संसाधनों का शोषण या सांस्कृतिक पिछड़ापन। आप बताइए कि अगर हम ह्यूमन इकोलॉजी की बात करें, मानव पारिस्थितिकी की बात करें, तो उसमें अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जो हमारा पर्यावरण है उसके साथ मानव का क्या हो जाए? मानव का मतलब हमारा क्या हो जाए? एडजस्टमेंट हो जाए, समायोजन हो। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रेशा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास सिल्क है, कपास है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है। आप तुरंत बताइए, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन रेशा हमारा सिल्क है, जबकि कपास जो है वो क्या है? वो सेलुलोजिक रेशा है। और रेयॉन तो हमने अभी सुना था ये रीजनरेटेड रेशा है। और पॉलिस्टर तो आपका क्या है? ये आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक है, यानी कि रासायनिक रेशा है। तो हमसे पूछा गया था प्रोटीन, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। और रेशम को ही या रेशम से बने कपड़े को ही हम क्या कहते हैं? रेशम से बने कपड़े को ही हम राजसी वस्त्र कहते हैं। रेशों का राजा भी सिल्क ही है, रेशों की रानी भी सिल्क ही है। रेशम की बात होती है तो रेशम का कीड़ा आता है, नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी है। और बॉम्बिक्स मोरी कीड़े के उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम की देवी कौन है? सी लिंगची है। रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। रेशम में कौन सा गोंद पाया जाता है? सेरेशिन नाम का गोंद पाया जाता है। और हमें यह भी पता है कि जो रेशम है यह वाइल्ड भी होता है, यानी बॉम्बिक्स मोरी के अलावा दूसरे कीट भी इसे उत्पादित करते हैं, जिसे हम लोग वाइल्ड, जंगली या स्वनिर्मित कहते हैं। और उसके अंतर्गत कितने आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन सा? टसर सिल्क, दूसरा आपका मूंगा सिल्क और तीसरा अरी। जबकि उत्पादित वाले में 2 आते हैं, एक आपका रील्ड होता है और दूसरा आपका स्पन सिल्क होता है। इसके अलावा जब कभी 2 कोकून आपस में चिपक जाएं तो उस कोकून से जो हमें सिल्क मिलता है उसको हम डबल कोकून के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि जो बॉम्बिक्स मोरी नाम का कीड़ा है उसके मुख के पास 2 छिद्र हैं और उन्हीं छिद्रों से वो जो लसदार पदार्थ है वो निकलता है, जिससे हमें रेशम मिलता है। और वो जो छिद्र हैं उन दोनों छिद्र लसदार पदार्थ मिल रहा है, इसीलिए जब ऊन की आप रेशम की संरचना को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो आपको 8 के जैसा दिखाई देगा। बाकी ये जो कीड़ा है जिसका नाम बॉम्बिक्स मोरी है, इसका लाइफ स्पेम क्या है? तो इसका लाइफ स्पेम सबसे पहले अंडा आता है, फिर आपका आता है लार्वा, देन आपका प्यूपा आता है और फिर आपका मोथ आता है। प्यूपा की अवस्था में जो आपको सिल्क मिलेगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, कल्टिवेटेड होगा, जबकि मोथ वाली अवस्था में जो आपको सिल्क मिलता है वो थोड़ा सा स्पन होता, कल्टिवेटेड लेकिन स्पन होता है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो सिल्क के लिए रिसर्च करता है, उसका नाम क्या है? सस्मीरा है तो ये इंटरनेशनल, लेकिन ये काम कहाँ करता है, मतलब ये है सिचुएटेड कहाँ है? तो ये इंडिया में ही, मुंबई में सिचुएटेड है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अगर कभी भी हम पूरे प्राकृतिक जगत की बात करें तो प्राकृतिक जगत का इकलौता रेशा सिल्क ही है जो कि फिलामेंट है। इसके अलावा सारे जो रेशे हैं वो स्टेपल के अंतर्गत आते हैं। और ये भी हमें पता है कि जितने भी फिलामेंट वाले रेशे होते हैं उनका
उसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, उसका मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं। प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा सिल्क ही है, सबसे लंबा रेशा सिल्क ही है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जब हम इसका दहन परीक्षण करते हैं, बर्निंग टेस्ट करते हैं, तो यह कैसी गंध देता है, तो यह बाल के जलने या मांस के जलने जैसा गंध ये हमें देता है। ये पैसों वालों का है, अर्थात ये एक ऐश्वर्य इत्यादि का ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हमने सुन ली किसके बारे में, रेशम के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्या कहा जा रहा है आपसे कि मानव पारिस्थितिकी में धारण क्षमता का अर्थ है, जल्दी से आंसर करिए। इन ह्यूमन इकोलॉजी कैरिंग कैपेसिटी मीन्स, पहला परिवहन की अधिकतम क्षमता, पर्यावरण द्वारा सहारा जाने योग्य अधिकतम जनसंख्या, परिवार में अधिकतम भोजन भंडारण, प्रौद्योगिकी का अधिकतर उपयोग। आप आंसर क्या कर देंगे, आप आंसर करेंगे कि मानव पारिस्थितिकी में ये जो धारण क्षमता होती है, इसका मतलब होता है पर्यावरण द्वारा सहारा जाने योग्य अधिकतम जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, जिसे सहारा मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कपड़े में वार्प दिशा किस प्रकार होती है, बताइए। अगर हम लोग वार्प की बात करें, ठीक है, ओके, अगर हम किसकी बात करते हैं, वार्प की बात करते, तो वार्प मतलब क्या, तो वार्प मतलब आपका होता है ताना। ठीक है, और ताना मतलब क्या, क्या ये चौड़ा है, तो बोली मैम यहाँ पर अगर वेफ्ट लिखा होता ना वार्प की जगह, तब हम चौड़ा यानी कि विड्थ वाइज लगाते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लेंथ वाइज, और वार्प लेंथ वाइज होता है, जबकि ये जो वेफ्ट है ये क्या होता है, ये आपका चौड़ाई में होता है। जबकि तिरछे की बात करते हैं तो एक ही है जो बुना हुआ है, और वो एक प्रकार का कपड़ा है जिससे हमें तिरछा प्रभाव मिलता है, और वो क्या है, वो है हमारा ट्विल बुनाई। खैर यहाँ पर पूछा गया वार्प दिशा किस प्रकार की होती है, तो ये हमारी लंबाई के आकार में होती है, अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी फिनिशिंग कपड़े को जलरोधी बनाती है, आप आंसर करिए। कैलेंडरिंग, तो बोलिए भाई ये तो कॉटन पे हो रही है, जनरली चमक इत्यादि दे रही है। दूसरा आपका है मर्सराइजिंग, तो ये कॉटन पे हो रही है, ये आपका चमक भी दे रही है, सफेद आपको मजबूती भी दे रही है, और अवशोषक क्षमता भी बढ़ाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ जलरोधी की बात करें, वाटर रिपेलेंट की बात करें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप सी हो जाएगा, यानी कि वाटर प्रूफ फिनिशिंग। जबकि स्काउरिंग किस में किया जाता है, ये ऊन में, हालांकि ये सिल्क में भी होता है, लेकिन पिछली बार हमने देख लिया था कि सिल्क और ऊन अगर दोनों ऑप्शन में रहे तब हम ऊन पर आंसर करते हैं। क्यों, क्योंकि ऊन में ही जो गंदगी है वो ज़्यादा होती है, और गंदगी को हटाने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्काउरिंग प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया हमारा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस मानव विकास अवस्था में तेजी से वृद्धि होती है, अर्थात कहा यह जा रहा है विच ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज इज मार्क्ड बाय रैपिड ग्रोथ। आपके पास है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। बताइए किसमें आपका जो विकास है वो बहुत तेजी से होता है, रैपिडली होता है। किशोरावस्था में विकास, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनर डेवलपमेंट हो, फिजिकल में भी इनर आउटर दोनों होता है ना, तो चाहे वो इनर डेवलपमेंट हो, आउटर डेवलपमेंट हो, सारे प्रकार के डेवलपमेंट, इनफैक्ट जो आपके अन्य डेवलपमेंट भी हैं वो भी तेज होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, कौन सी बुनाई कपड़े की सतह पर तिरछी धारियां देती है। अभी हम लोगों ने बात की थी, बताइए कौन सी ऐसी बुनाई होगी जो ऐसे डायगोनल लाइन देगी, आप बताइए। अरे वही है जिसका एक एग्जाम्पल तो हम लोग जानते हैं, क्या है, डेनिम है, और क्या है तो सर्ज है। ठीक, इसके अलावा और क्या है, तो आपका जो अभी हम लोगों से 2021 में पूछा गया था, अर्थात टेबल लिनन है। टेबल लिनन किसका उदाहरण है, ट्विल बुनाई का ही। डेनिम, सर्ज, गैबर्डीन, खाकी, ये सब ट्विल बुनाई के ही उदाहरण हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन चलते चलते आप जरा मुझे बता दीजिए, जैसे ट्विल बुनाई के ना कई प्रकार होते हैं, ये तो ट्विल बुनाई से बनने वाले कपड़े हैं, डेनिम, सर्ज, खाकी, गैबर्डीन, टेबल लिनन, ये तो
टाइप हैं जो कि ट्विल बुनाई से बनते हैं। ट्विल बुनाई का वेरिएशन बहुत है, जैसे डायपर, ठीक है, इसके अलावा ढलुआ ट्विल। तो मैंने दो बताया, एक डायपर बताया, एक ढलुआ बताया, एक होता है नुकीला, ठीक है, पॉइंटेड ट्विल। आप मुझे कोई दो बता दीजिए ताकि ये कंप्लीट 5 हो जाएं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एक बताया डायपर, दूसरा मैंने बताया पॉइंटेड यानी कि नुकीला, और तीसरा हमने आपको बताया ढलुआ। कोई दो और बता दीजिए ताकि 5 हमारे ट्विल के वेरिएशंस कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का उदाहरण कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स? जो पारंपरिक नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उसको कई सालों से, कई दशकों से हम उसका यूज कर रहे हैं। कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है आपका सोलर, चौथा है डीजल। हम डीजल, कोयला, पेट्रोलियम इनका उपयोग दशकों से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सोलर एनर्जी का यूज अब हम लोग इधर कुछ विगत वर्षों से क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और जो चीज हमारी बहुत पुरानी नहीं है वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वस्त्रों में स्काउरिंग प्रक्रिया का उद्देश्य। अभी मैंने आपको बताया 2021 में पूछा गया था स्काउरिंग किस पर की जाती है, आपने आंसर किया था ऊन पर की जाती है। यहाँ पूछा गया इसका उद्देश्य क्या है? चमक को बढ़ाना, दूसरा अशुद्धियां और मोम को हटाना, तीसरा रेशे को मजबूत बनाना, और लास्ट है आपका ब्लोच को बढ़ाना यानी कि जो इलास्टिसिटी है उसको इंक्रीज करना। आंसर क्या होगा? स्काउरिंग का मतलब होता है अशुद्धियों को या उसके साथ जो मोम है उस मोम को क्या करना, रिमूव करना। यही एक क्वेश्चन बता दीजिए, जैसे मैंने अभी नाम लिया था ना कि जो हमारा सिल्क है उसमें जो गोंद पाया जाता है उसको हम सेरेशिन कहते हैं। ये जो मोम यहाँ पर पाया जा रहा है, ऊन में जो मोम दिख रहा है, और वो मोम, उस मोम को हम फेंक नहीं देते हैं, वो जानवरों के बाल से जो हम मोम निकाल रहे हैं, वैक्स निकाल रहे हैं, उसका हम यूज करते हैं किसके लिए? फेशियल या एक तरीके से जो फेस के प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसको बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत हेल्दी एसेंशियल फैट पाया जाता है, आवश्यक वसा पाई जाती है। उस वैक्स को कहते क्या है, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका बी, अर्थात अशुद्धियों और मोम को हटाना। यही हमारा स्काउरिंग का क्या होता है, उद्देश्य होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक पारिवारिक संसाधन प्रबंधन को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? विच सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट मोस्ट? पहला है परिवार का आकार, दूसरा है आपका त्योहार, तीसरा है परंपराएं, और चौथा आपका है प्रवास यानी कि माइग्रेशन। आपको आंसर करना है। आंसर क्या कर देंगे? पारिवारिक संसाधन प्रबंधन को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, वो भी कौन सा कारक? आपका सामाजिक आर्थिक। आंसर में क्या हो जाएगा? परिवार का आकार। ये क्वेश्चन पहले आपके यूथ में भी है, देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेंज है, ये वाला ऑप्शन सही माना गया था या सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया, ठीक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन डायमंड, ढलुआ, नुकीला, लहरिया। देखो लहरिया कहाँ आपने पढ़ा है? लहरिया आपने कहाँ पढ़ा है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग जब ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ रहे थे तो वहां पे लहरिया की बात कर रहे थे ना। ढलुआ, नुकीला, फिर से थोड़ा और सोच के आंसर करिए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कहा जा रहा है कि नायलॉन रासायनिक रूप से क्या है? पहला पॉलिस्टर है, दूसरा आपके पास है पॉलीएमाइड, तीसरा है आपका सेलुलोजिक रेशा, और चौथा है प्रोटीन रेशा। आप तुरंत बताएंगे नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड है, ये पेट्रोलियम है एक्चुअली, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डायमंड है, स्टिप है, पॉइंटेड है, कर्व है, इंटरलेसिंग ट्विल है। अच्छा चले ओके, आगे देखते हैं। प्रजनन आयु, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हाँ, आगे देखते हैं। प्रजनन आयु की महिलाओं में कौन सी कमी की बीमारी आम है?
Which deficiency disease is common in women of reproductive age? Goiter, ऑस्टियोपोरोसिस या जो लोहे की कमी से होने वाला एनीमिया, या फिर आपका स्कर्वी। आप बताएंगे प्रजनन आयु की महिलाओं में, किशोरियों में जो सबसे कॉमन कमी है, डिफिशियंसी है, वो कौन सी है? वो आयरन डिफिशियंसी वाला एनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पारिवारिक प्रबंधन में आय और व्यय के बीच संतुलन क्या कहलाता है? द बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंचर इन फैमिली मैनेजमेंट इज कॉल्ड। पहला है बजटिंग, दूसरा आपके पास है बचत, तीसरा आपके पास है निवेश, और लास्ट आपके पास है योजना। आपको आंसर करना है। आंसर आप क्या कर देंगे कि फैमिली मैनेजमेंट में आय और व्यय के बीच का संतुलन कैसे आता है? जब हम बजट बनाते हैं ना। आंसर क्या हो जाएगा? बजटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारे पास ए हो गया। ठीक, आगे देखिए, ऊन के रेशे की कौन सी विशिष्ट विशेषता है? सभी लोग आंसर कर दीजिए। ऊन के रेशे की कौन सी विशिष्ट विशेषता है? पहला उच्च तन्यता, दूसरा प्राकृतिक लहरदारपन यानी कि नेचुरल क्रिम्प होता है, या फिर उच्च गलनांक इसका होता है, या पारदर्शिता होता है। आप याद करिएगा पिछली बार जब हम लोग 125 क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, यही मॉडल टेस्ट पेपर, इसके पहले वाला, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नमदा बनाने के लिए ऊन का यूज किया जाता है क्योंकि उसमें ब्लैंक यह गुण होता है। तब हम लोगों ने आंसर किया था प्राकृतिक लहरदार, है ना, उसमें नेचुरल क्रिम्पिंग होती है जिसकी वजह से वो जो रेसे हैं उनके वो आपस में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया ऊन के रेसे की जो विशिष्ट विशेषता है वो यही है कि उनमें नेचुरल क्रिम्प, अच्छा क्रिम्प मतलब आप जानते हैं ना, ये वाला जो होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पर्यावरण अनुकूल रेशा कौन सा है? विच ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली फाइबर? पॉलिस्टर, कॉटन, नायलॉन, एक्रेलिक। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को ना मैं एक दूसरे फॉर्मेट में पूछ लेती हूँ। विच वन इज बायोडिग्रेडेबल फाइबर? कौन सा इसमें बायोडिग्रेडेबल रेशा है? ऑप्शन आपके सेम है। ठीक है, आंसर भी खैर सेम ही होगा क्योंकि जो भी रेसे बायोडिग्रेडेबल होंगे वो इको फ्रेंडली होंगे, वो पर्यावरण के लिए सही होंगे। अब आप बता दीजिए, ऑप्शन वही है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बायोडिग्रेडेबल वाला लिख लीजिएगा। आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे इको फ्रेंडली की बात होगी तो भी कॉटन ही है, और अगर आप बायोडिग्रेडेबल रेशा पूछ रही हैं तो भी क्या होगा? आंसर कॉटन ही होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए आंसर आपके पास क्या हो गया? बी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया क्वेश्चन नंबर 17, मानव पारिस्थितिकी में कौन सा सिद्धांत सततता के सबसे निकट है? पहला अति उपभोग, दूसरा संरक्षण यानी कंजर्वेशन, शोषण, या प्रतिस्पर्धा। आप ये बताइए सतत मतलब क्या है? सतत का मतलब होता है जो निरंतर चलता रहे, और कोई भी चीज निरंतर, जैसे आप संसाधन की बात कर रहे हैं ना, और आप ये जानते हैं संसाधन हमारे लिमिटेड हैं। संसाधनों, अब कोई भी संसाधनों सब हमारे पास सीमित ही हैं। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, अनलिमिटेड हमारी डिजायर होती है, हमारी नीड होती है, और इन अनलिमिटेड डिजायर और नीड को हमें ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसी में पूरा करना होता है। और हम क्या करें? हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से उसका यूज करें ताकि हम लंबे समय तक उसका यूज कर पाए। इसी को कंटिन्यूटी यानी सततता कहा जाता है। तो क्या ये अति उपभोग से होगा? अब भैया कोई भी चीज कम है, लिमिटेड है, आप और ज्यादा कंज्यूम करते हो तो और जल्दी खत्म होगी। आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर 4R ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन भी बता दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी हो गया। और एक छोटा सा क्वेश्चन दे दीजिए, हरियाणा में भी पूछा गया है और आपके नेट में भी पूछा गया है। 4R ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे आते हैं। कहा क्या जा रहा है? ठीक है, ओके, कहा यह जा रहा है प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को अलग करने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग होता है? पहला है तन्यता यानी टेंसिल टेस्ट, दूसरा बर्निंग, तीसरा है रासायनिक विलेयता परीक्षण, और बी और सी दोनों। आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर कर देंगे कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को अलग अलग
पहचानने के लिए अलग अलग परीक्षण होते हैं और उसमें हम बर्निंग टेस्ट का यूज करते हैं और हम ये जो केमिकल टेस्ट है इसका यूज भी करते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने 4R पूछा है। ये जो 3R बता रही हैं आप लोग, ये 3R ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है, कचरा प्रबंधन के 3R है और मैं आपसे 4 पूछ रही हूँ, एक जोड़ दीजिए उसी में हो जाएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 4R हो गए हमारे, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रेशे में सबसे अधिक नमी सोखने की क्षमता होती है? बताइए, किस रेशे में सबसे अधिक नमी सोखने की क्षमता होती है? पॉलिस्टर है, कपास है, नायलॉन है, एक्रिलिक है? आंसर क्या हो जाएगा आपका, कपास हो जाएगा। अर्थात इसी में सबसे अधिक नमी को सोखने की क्षमता पाई जाती है या होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कहा क्या जा रहा है, कार्य सरलीकरण का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? द प्रिंसिपल ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन इज अप्लाइड इन, पहला है आपका वस्त्र परीक्षण में, दूसरा है गृह प्रबंधन में, और तीसरा आपके पास है बाल विकास में, और चौथा है बजट एनालिसिस में यानी बजट विश्लेषण में। आप आंसर क्या करेंगे, कार्य सरलीकरण का सिद्धांत कहाँ पर लागू होता है? तो ये हमारे घर के मैनेजमेंट में लागू होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, होम मैनेजमेंट में लागू होता है। क्वेश्चन